दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा और साथ में आपको यहाँ पर कुछ शिक्षा भी मिलेगी। और दोस्तों उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग मिलेंगे। मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन भी सीखने को मिलेगी, जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है हम उसे भी डिटेल में बिल्कुल कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की जो कहानी है इसका हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बैक बाइटर बार्बर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है बैक बाइटर, इसका मतलब होता है चुगलखोर, और ये एक नाउन है। और बार्बर का मतलब नाई, तो इसका क्या मतलब हुआ? चुगलखोर नाई। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप बिल्कुल इसे अच्छे से तरीके से समझ सकें, और अगर आप चाहें तो आप वर्ड मीनिंग भी साथ में नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन अ सिटी अ फुलिश एंड whimsical king used to rule। क्या मतलब हुआ इसका? इन अ सिटी मतलब कि एक शहर में, अ फूलिश मतलब एक मूर्ख, एंड whimsical। दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है whimsical। whimsical का मतलब होता है सनकी, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ कि एक शहर में एक मूर्ख और सनकी राजा यूज्ड टू रूल, वो शासन किया करता था। तो दोस्तों ये जो यूज्ड है, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर पास्ट के अंदर किसी व्यक्ति की कंसिस्टेंसी को शो करना चाहते हैं, निरंतरता को, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रूल का मतलब होता है शासन करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन अ सिटी अ फुलिश एंड whimsical किंग यूज्ड टू रूल, मतलब एक शहर में एक मूर्ख और सनकी राजा शासन किया करता था। चलिए आगे देखिए। हिज बार्बर वॉज हिज लैकी। दोस्तों लैकी का मतलब होता है दास या फिर गुलाम। तो इसका क्या मतलब हुआ? हिज बार्बर, उसका नाई, बार्बर मतलब उसका नाई, वॉज हिज लैकी उसका दास था, या कह सकते हैं उसका गुलाम था। हु यूज्ड टू टॉक इल ऑफ अदर्स। टॉक इल का मतलब होता है किसी के बारे में बुरी बातें करना। और दोस्तों ये जो वर्ड है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को रिलेट करना चाहते हैं तो वहां पर हु का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू का प्रयोग, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज टू का प्रयोग पास्ट में किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति की किसी आदत के बारे में बताते हैं या उसके द्वारा किए गए काम को दिखाते हैं जो वो निरंतर किया करता था। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज बार्बर वॉज हिज लैकी, जो उसका बार्बर था, जो उसका नाई था, वो उसका दास था। हु यूज्ड टू टॉक, जो बुरी बातें किया करता था। अब हु यूज्ड टू टॉक इल ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के बारे में, दूसरों की बुरी बातें किया करता था। टू द किंग, राजा से, मतलब दूसरों की बुराई किया करता था राजा से। बट लेकिन किंग्स मिनिस्टर। दोस्तों ये जो किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है काके की। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, एपेस्ट्रोफी एस का। तो क्या मतलब हुआ? किंग्स मतलब राजा का, मिनिस्टर मंत्री, वॉज अ वाइज गाय। दोस्तों वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार, गाय मतलब व्यक्ति। तो इसका इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन किंग्स मिनिस्टर वॉज ए वाइज गाय, जो किंग का, जो राजा का मंत्री था, वो क्या था? एक समझदार इंसान था, समझदार व्यक्ति था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, ही रिब्यूक्ड द बार्बर। दोस्तों सबसे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है आमतौर पर जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के बारे में बात की जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी आप कोई वाक्य बनाना चाहते हैं अफर्मेटिव में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर भी आपको कई सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। वन डे, एक दिन, ही रिब्यूक्ड द बार्बर। दोस्तों रिब्यूक का मतलब होता है किसी को फटकारना, और ये जो ही आ रहा है ये मंत्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ही रिब्यूक्ड द बार्बर मतलब कि उसने बार्बर को डांट दिया, फटकार दिया। फॉर हिज बैक बाइटिंग, और क्यों डांटा? फॉर हिज बैक बाइटिंग मतलब उसकी बैक बाइटिंग के लिए। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगलखोरी करना, मतलब कि किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, निंदा करना, जिसे बैक बाइटिंग कहा जाता है। तो इस पूरी की लाइन का क्या मतलब हुआ कि
एक दिन ही रिब्यूक्ड द बार्बर, उसने बार्बर को मतलब कि नाई को फटकार दिया, फॉर हिज बैक बाइटिंग, उसकी चुगलखोरी के लिए। बैक बाइटिंग मतलब उसकी चुगलखोरी के लिए उसने डांट दिया। चलिए, या रिब्यूक को डांटना भी कहते हैं, साथ में फटकारना भी होता है। चलिए आगे देखिए। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, और फ्यू मतलब थोड़े। अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों के बाद। द बार्बर अप्रोच्ड द किंग, दोस्तों अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द बार्बर अप्रोच्ड द किंग, नाई राजा के पास गया, एंड सैड, और कहा, योर हाइनेस, हाइनेस मतलब महाराज या फिर महारानी, तो यहाँ पर वो मेल है तो महाराज हो गया। योर हाइनेस मतलब कि महाराज, ग्रांट मी आ वीक्स लीव, ये एपिस्ट्रोफियस मतलब काके की, और ग्रांट का मतलब होता है देना या फिर प्रदान करना। तो क्या मतलब है, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, ग्रांट मी आ वीक्स लीव, ली मतलब छुट्टियां, मुझे ग्रांट मी मतलब मुझे दो, क्या दो, अ वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टियां दो, ऐसा उसने कहा। माई लेट पेरेंट्स, लेट का मतलब होता है स्वर्गवासी या फिर दिवंगत, तो क्या मतलब हो, माई लेट पेरेंट्स मतलब मेरे स्वर्गवासी माता पिता, हैव कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया है। दोस्तों जब हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैव कॉल्ड मी, मुझे बुलाया है। फॉर अ विजिट, विजिट का मतलब होता है भेंट या फिर मुलाकात, मतलब एक मुलाकात के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, माई लेट पेरेंट्स हैव कॉल्ड मी फॉर ए विजिट, मेरे स्वर्गीय माता पिता ने मुझे बुलाया है फॉर ए विजिट मतलब भेंट के लिए या फिर मुलाकात के लिए। चलिए आगे देखिए। द स्टूपिड किंग सैड, जो स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख, ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। द स्टूपिड किंग सैड, मूर्ख राजा ने कहा, ओह रियली, क्या वास्तव में, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, मतलब मेरे माता पिता भी वहाँ हैं। ऑल्सो का मतलब भी होता है। और दोस्तों जिस वाक्य के अंदर इज़ेमार आता है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। सिंपल प्रेजेंट से मतलब है कि वहाँ पर आपको कोई वर्ब नहीं मिलेगी, सिर्फ वहाँ पर इज़ेमार का यूज़ किया जाता है और साथ में कोई एडजेक्टिव या नाउन को लेके वाक्य बनाया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ये जो इसमें जो इस वाक्य के अंदर सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है माई पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, मेरे माता पिता भी वहाँ हैं। देयर मतलब वहाँ। लुक देम अप ऑल्सो, उन्हें भी देखना। लुक देम अप ऑल्सो, उन्हें भी देखना। द किंग गेव, दोस्तों ये जो वर्ड है गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है देना, आप इसे नोट कर लीजिए। द किंग गेव सम मनी ऑल्सो, मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, राजा ने कुछ पैसे भी दिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द बार्बर इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द बार्बर इन्फॉर्म्ड, बार्बर ने मतलब कि नाई ने सूचित किया। आई एम गोइंग थ्रू रिवर शॉर्टकट, दोस्तों थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। थ्रू का मतलब माध्यम से होता है। आई एम गोइंग थ्रू रिवर शॉर्टकट, मतलब कि मैं नदी का जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब एक छोटा रास्ता, जो नदी का जो शॉर्टकट है उसके माध्यम से जा रहा हूँ, नदी के छोटे शॉर्टकट के माध्यम से जा रहा हूँ। टू हेवन, स्वर्ग। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई एम गोइंग थ्रू रिवर शॉर्टकट टू हेवन, मतलब कि मैं नदी के शॉर्टकट के माध्यम से हेवन मतलब कि स्वर्ग जा रहा हूँ। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, दोस्तों जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वो पानी वगैरह यूज़ होता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है नदी वगैरह के लिए। तो क्या मतलब हुआ, ही जम्प्ड, वो कूद गया, इनटू द रिवर, नदी में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। एंड स्वैम, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये स्विम की सेकंड फॉर्म है। जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट की स्टोरी है, तो और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्य में। तो ये सेकंड फॉर्म है, स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम, जिसका मतलब होता है तैरना। तो क्या मतलब हुआ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। एंड स्वैम अंडर वाटर, और वो पानी के एंड स्वैम अंडर वाटर, और वो पानी के भीतर मतलब पानी के अंदर तैरकर, स्वैम अंडर वाटर टू अदर साइड। तो क्या मतलब हुआ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। एंड स्वैम अंडर वाटर टू अदर साइड, और पानी के भीतर तैरकर वो दूसरी तरफ निकल गया। पानी के भीतर तैरकर, अंडर वाटर मतलब पानी के भीतर तैरकर कहाँ चला गया, टू अदर साइड, दूसरी तरफ चला गया। देन फिर ही वेंट टू नियर बाई टाउन, वो एक पास के नज़दीकी शहर गया।
एंड मेड मैरी। दोस्तों ये मेड मैरी का मतलब होता है मज़े करना और मौज लेना, और उसने मज़े किए, मौज ली, मेड मैरी विद किंग्स मनी, राजा के पैसों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देन ही वेंट टू ए नियर बाय टाउन, उसके बाद वो एक नज़दीकी टाउन में चला गया, एक शहर में, एंड मेड मैरी विद किंग्स मनी, और उसने राजा के पैसों के साथ मौज की। चलिए आगे देखिए। आ वीक हैंस, आ वीक हैंस मतलब कि एक हफ्ते के बाद, द बार्बर वेंट टू द किंग्स कोर्ट। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो क्या मतलब हुआ अ वीक हैंस, एक हफ्ते के बाद, द बार्बर वेंट टू द किंग्स कोर्ट, और ये एपेस्ट्रोफेस मतलब काके की, नाई गया, कहाँ गया, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक हफ्ते के बाद नाई राजा के दरबार में गया। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, वेल तो डिड यू लुक अप माई पेरेंट्स इन हेवन, क्या मतलब हुआ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आप पास इंडेफिनिट के अंदर कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और डिड के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा आप देख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी नोट करें कि डिड जब आप लगाएंगे तो डिड के बाद आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो भी अलग तरह के वाक्य होंगे उसके अंदर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ वेल, तो डिड यू लुक अप माई पेरेंट्स इन हेवन, क्या तुमने मेरे माता पिता को स्वर्ग में देखा। द बार्बर मेड अ फेस, मेड अ फेस का मतलब होता है चेहरा बनाना, जैसे कई बार हम कोई चेहरा बनाते हैं जानबूझ करके, तो क्या मतलब हुआ द बार्बर मेड अ फेस, मेड अ फेस मतलब कि बार्बर ने, नाई ने चेहरा बना लिया, मुंह बना लिया। कई बार हम कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस अपने फेस पर लाते हैं कि किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कई बार हम सैड दिखाते हैं, कई बार हम खुश दिखाते हैं, तो उस प्रक्रिया को मेक फेस कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब मेड फेस मतलब कि मुंह बनाना। द बार्बर मेड ए फेस, बार्बर ने मुंह बनाया, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया। आई डिड मतलब कि मैं मिला, ओ किंग राजा, सैड मतलब कि उदासी, सैड थिंग इज दैट मतलब उदासी की बात यह है, दैट दे आर टू बी सेंट टू हेल, उन्हें नरक भेजा जाना है। हेल मतलब नरक, उन्हें नरक भेजा जाना है। अब ऐसा उसने राजा को कहा। द किंग सैड, राजा ने कहा, वाई सो, ऐसा क्यों। दे वर वेरी चैरिटेबल। दोस्तों चैरिटेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दान वगैरह देता हो, जो दान पुण्य काम करता हो, जो काफ़ी उदार हो, दानवीर हो, उसे चैरिटेबल कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उस राजा ने क्या किया, द किंग सेड, राजा ने कहा, वाई सो, ऐसा क्यों। दे वर वेरी चैरिटेबल, वो बहुत ज़्यादा दानवीर थे, वो बहुत ज़्यादा उदार थे। द बार्बर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना किसी बात को, तो उस बार्बर ने क्या किया, द बार्बर एक्सप्लेन, बार्बर ने समझाया। दैट्स राइट, दैट्स का मतलब दैट इज़ राइट मतलब ये ठीक है, बट लेकिन दे फॉरगॉट देयर चैरिटी रजिस्टर हेयर, क्या मतलब वो। दोस्तों ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, जिसका मतलब होता है भूल जाना, बट दे फॉरगॉट देयर चैरिटी रजिस्टर हेयर, लेकिन दे, अब ये जो दे है ये उसके राजा के माता पिता के बारे में बात हो रही है, आप इसे समझ लीजिए ताकि आप कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो आपको। बट दे फॉरगॉट देयर चैरिटी रजिस्टर हेयर, लेकिन वो अपना जो चैरिटी रजिस्टर था, उनका जो चैरिटी का रजिस्टर था मतलब दान का रजिस्टर, वो यहाँ भूल गए। फॉरगॉट देयर चैरिटी रजिस्टर हेयर मतलब यहाँ भूल गए। चैरिटी रजिस्टर, हाउ कैन वी सेंड इट टू दैम, क्या कहा उसने, चैरिटी रजिस्टर मतलब दान का रजिस्टर, हाउ कैसे, कैन वी सेंड इट टू दैम, हम ये उसे, इट मतलब ये रजिस्टर के बारे में बात हो रही है, हाउ कैन वी सेंड इट, हम ये कैसे भेज सकते हैं, टू दैम उन तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हम उन्हें ये कैसे भेज सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द बार्बर स्माइल्ड, जो बार्बर था, जो नाई था, वो मुस्कुराया। नो वरी मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। ओ किंग राजा, योर मिनिस्टर इज़ वेरी क्लेवर, जो आपका मंत्री है वो क्या है, बहुत चालाक है। क्लेवर मतलब चालाक। सेंड हिम विद द रजिस्टर, उसे भेज दो रजिस्टर के साथ। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाई है, बार्बर है, वो राजा को समझा रहा है। द स्टूपिड किंग एक्सेप्टेड द सजेशन, देखिए एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकार कर लेना, सजेशन का मतलब था सुझाव, और स्टूपिड मतलब मूर्ख। तो इसका क्या मतलब हुआ, द स्टूपिड किंग, जो मूर्ख राजा था, एक्सेप्टेड उसने स्वीकार कर लिया, द सजेशन सुझाव को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मूर्ख राजा ने सजेशन को, सुझाव को स्वीकार कर लिया। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना। ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, उसने अपने
मंत्री को आदेश दिया टू गो टू हेवन। टू गो टू हेवन मतलब कि स्वर्ग जाने का आदेश दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू गो टू हेवन। उसने अपने मंत्री को स्वर्ग जाने का आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। द वरीड मिनिस्टर, वरीड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित। तो क्या मतलब हुआ? द वरीड मिनिस्टर मतलब चिंतित मंत्री, वेंट होम वो घर गया, एंड लाइड डाउन और नीचे लेट गया। दोस्तों लाई का मतलब लेटना होता है और ये सेकंड फॉर्म में लाइट डाउन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द वरीड मिनिस्टर वेंट होम एंड लाइट डाउन मतलब कि चिंतित मंत्री घर गया और नीचे लेट गया। फीलिंग सिक, फीलिंग सिक मतलब कि बीमार महसूस करते हुए। आगे देखिए। हिज डॉटर उसकी बेटी वॉज अ क्लेवर गर्ल वो एक चालाक लड़की थी। शी मेड हर फादर टेल अबाउट हिज वरी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। हिज डॉटर वॉज ए क्लेवर गर्ल उसकी बेटी चालाक लड़की थी। शी मेड हर फादर टेल अबाउट हिज वरी। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, मेड हर फादर टेल अबाउट हिज वरी, ये कॉजिटिव सेंटेंस है जिसका मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई क्रिया करवाता है तो उसको पॉजिटिव वाक्य कहते हैं। तो इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? शी मेड हर फादर टेल मतलब उसने अपने पिता से बुलवा लिया क्या? टेल अबाउट हिज वरी, अबाउट हिज वरी मतलब उनकी चिंता के बारे में उस लड़की ने बुलवा लिया। तो दोस्तों ये थोड़ी बड़ी स्टोरी है, आज मैं इसको यहीं तक रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी और यदि आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी कवर किया जाए तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आप कमेंट करके बताएं यदि आप चाहते हैं इसका सेकंड पार्ट भी कवर किया जाए। यदि आप ऐसा चाहेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी कल अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि यदि आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।